Assalamu alaikum. Dear students, I am Naveed Ahmed Naveed. Dear students, आप जानते हैं कि केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है और इसमें आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा जो है वो स्टिशियोमेट्री या स्टाइकोमेट्री का ही एक नया टॉपिक है जो है मोल एंड केमिकल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, मोल पे हम ऑलरेडी मोल और मोल की कैलकुलेशन पे हम बात कर चुके हैं। आज हम ये बात करेंगे कि मोल के साथ केमिकल इक्वेशन का क्या ताल्लुक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि व्हाट इज मेंट बाय केमिकल इक्वेशन। तो याद रखिएगा कि केमिकल इक्वेशन कहते हैं symbolic representation of a chemical reaction। कि एक जो केमिकल रिएक्शन है उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एक केमिकल रिएक्शन की स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने बोली है। क्या स्टेटमेंट है? कि कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी रिएक्शन को जब हम सिंबॉलिकली लिखेंगे तो सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives us कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको ये देखिए कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसका मतलब ये है कि कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो ये आपके पास, उसके बाद आ गया एरो। एरो को हम पढ़ते हैं टू गिव या टू प्रोड्यूस। क्या चीज बनी है आफ्टर द रिएक्शन, और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो आपके सामने लिखा गया है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक रिएक्शन की। इसमें एरो की लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास सिंबल्स लिखी जाती हैं या जो हमारे पास चीजें लिखी जाती हैं इनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स, और एरो की राइट हैंड साइड पर जो चीजें लिखी जाती हैं इनको कहा जाता है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स वो चीजें हैं जिन्होंने आपस में रिएक्शन किया है, और प्रोडक्ट्स वो चीजें होंगी जो रिएक्शन करने के बाद प्रोड्यूस हुई होंगी। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन के हमने दो पार्ट्स बना लिए। वन इज रिएक्टेंट्स जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे, अदर आर प्रोडक्ट्स जो एरो की राइट हैंड साइड पर लिखे जाएंगे। अब ये तो हो गई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद रिएक्शन जो है इसके लिए जो केमिकल इक्वेशन है इसको बैलेंस बी होना चाहिए, और उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मुराद क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट साइड्स पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स should be equal to number of atoms of products। के रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होना चाहिए। अब इक्वेशन में आप देखिए रिएक्टेंट साइड पे कार्बन, इसके एटम्स की तादाद है 1। डियर स्टूडेंट याद रखें एटम्स यहाँ ये सबस्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं, जैसे O2। तो ये जो 2 है सबस्क्रिप्ट में,
दिस इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, जब कोई नंबर नहीं लिखा होगा तो दिस इज इक्वल टू 1। तो कार्बन के यहाँ पर एक एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं। जब आप प्रोडक्ट साइड पर आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखें देयर इज 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इट मींस के नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। तो इस किस्म की जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और ले लीजिएगा। लेट्स सपोज वी हैव N2 और इसका रिएक्शन हुआ है H2 हाइड्रोजन के साथ और हमारे पास प्रोडक्ट बना है NH3। मतलब नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। NH3 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अमोनिया। तो डियर स्टूडेंट याद देखें, रिएक्टेंट साइड पर नाइट्रोजन एटम्स की तादाद है 2, हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है 2। जब प्रोडक्ट साइड्स पे जाते हैं तो नाइट्रोजन एटम की तादाद है 1 और हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है 3। तो डियर स्टूडेंट्स, एक लॉ आपने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या मैस क्या है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि मैटर को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। सिर्फ इसकी फॉर्म्स चेंज की जा सकती हैं। तो यहाँ इस इक्वेशन में आप देखें, अगर इधर नाइट्रोजन के एटम 2 हैं और इधर 1 है तो इट्स मीन कि मैटर खत्म हुआ है। 2 एटम से एक एटम, तो एक एटम किधर गया? सिमिलरली H2 यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो यहाँ कितने हो गए? 3। तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गए? ना ना, ऐसा हरगिज नहीं हुआ। ऐसा अगर हम समझेंगे तो फिर हम इस लॉ को गलत साबित कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 लिखना है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 लिखना है। और मिलकर अमोनिया बनाएंगे तो अमोनिया का फार्मूला जो है वो N2H2 नहीं है ना, अमोनिया का फार्मूला NH3 ही लिखेंगे। और अब हम दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने के लिए हर एटम को किसी भी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टूडेंट्स, यहाँ नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। इधर कितने हैं? 1। तो 1 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 हो जाता है। ओके, ये 2। अब ये 2 जो है, इधर जो नाइट्रोजन का 1 है यहाँ पे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नाइट्रोजन के एटम्स इधर कितने हो गए? 2। बट ये भी याद रखिएगा कि ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन के 3 एटम्स के साथ भी। तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए? 6। इस तरफ कितने? 2। तो अगर हम इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या हो गया? 6। अब आप देखें, इधर नाइट्रोजन एटम्स की तादाद है 2, इधर नाइट्रोजन एटम्स की तादाद भी कितनी होगी? 2। बराबर हो गए, बैलेंस हो गए। इधर हाइड्रोजन एटम्स हैं 6, इधर भी हाइड्रोजन एटम्स हैं 6। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो चुके हैं। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की साइड पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, तो ये जो इक्वेशन आपके पास होगी ये क्या कहलाएगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगली बात, नंबर ऑफ एटम्स तो इक्वल हो गए, इसके साथ साथ दोनों तरफ जो है जो टोटल मास होगा, रिएक्टेंट्स का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास, ये भी इक्वल होना चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो अब देख लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन, और ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये जो हमने डिजिट्स या नंबर्स यहाँ पे यूज किए हैं, जैसे यहाँ पे 3 हमने यूज किया है, जहाँ पे हमने 2 यूज किया है, और इधर कुछ भी यूज नहीं किया, लेकिन जहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। तो ये जो नंबर्स आपके पास हैं, मतलब 1, 3, 2, ये जो नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ये कोएफिशिएंट्स हैं।
और ये कोएफिशिएंट्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हम इस इक्वेशन को कैसे रीड करेंगे? हम रीड करेंगे कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ जो है वो हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए हैं। इसके साथ साथ दोनों तरफ का जो मास है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो लेट्स चेक कि मास इक्वल है कि नहीं। डियर स्टूडेंट्स, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 होता है, तो N2 है तो 28 हो गया। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है 28 ग्राम, इसका मास हो गया जी 28 ग्राम। डियर स्टूडेंट्स, इधर है H2, H2 के 1 मोल का मतलब है 2 ग्राम, और यहां हमारे पास है 3 मोल, तो 1 मोल इक्वल टू 2 ग्राम, तो 3 मोल इक्वल टू 6 ग्राम। तो यहां जो मास हो गया हाइड्रोजन का वो है 6 ग्राम। तो टोटल जो मास हो गया 28 प्लस 6 ग्राम, तो ये बनता है जी 34 ग्राम। अब इस तरफ आते हैं, क्या बना है? अमोनिया। पहले हम अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। अमोनिया में एक है नाइट्रोजन 14 और 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 3, तो दिस इज इक्वल टू 17। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अमोनिया का 1 मोल हो तो अमोनिया के 1 मोल में 17 ग्राम होंगे। तो हमारे पास कितने मोल हैं? 2 मोल हैं, तो 2 मोल का मतलब है यहां 17 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 34 ग्राम होंगे। तो अब आप देख लें कि रिएक्टर का टोटल मास कितना था? 34 ग्राम, और प्रोडक्ट भी कितने बने? 34 ग्राम। इसका मतलब है मास ना प्रोड्यूस हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ है, बल्कि चीजें चेंज हो गई हैं, मास चेंज नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टर साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दोनों तरफ यानी रिएक्टर का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और बैलेंस करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने कुछ सूटेबल नंबर्स के साथ हर जो फार्मूला या एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से कि दोनों तरफ इक्वल हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट करें, हमारी बुक ने आप एक एग्जांपल दी हुई है कि Fe प्लस S gives us FeS. Iron reacts with sulfur to produce FeS, iron sulfide. पहली बात ये है, आप देखें आयरन के नंबर ऑफ एटम कितने? 1। इधर कितने हैं? 1। सल्फर के एटम 1 है और इधर भी कितने? 1। जब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे तो इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस होगी, और जब इक्वेशन बैलेंस होगी तो 100% श्योर है कि दोनों तरफ मास भी बराबर होगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है, अब इसकी इंपॉर्टेंस फिर क्या हुई? तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम केमिकल कैलकुलेशंस करेंगे, जब हम स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे, तो उस वक्त इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए। तो अब हमने पढ़ना है स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। डियर स्टूडेंट्स, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या है? स्टाइकोमेट्री से निकला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ ऐसी कैलकुलेशंस होंगी जो स्टाइकोमेट्री पर बेस करेंगी, और स्टाइकोमेट्री बेस करती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर। तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि दीज आर कैलकुलेशंस मेड by using बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए आप जो भी कैलकुलेशंस करेंगे वो स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहलाएंगे। अब स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस कौन कौन सी हैं
इन की तरफ जाने से पहले हमने स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए कुछ कंडीशंस पढ़नी है। तो कंडीशंस फॉर स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, कंडीशन फॉर स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हुए आपने दो कंडीशंस को फॉलो करना है। अगर वो दो कंडीशंस फॉलो नहीं हो रहे, वो दो कंडीशंस अगर अप्लाई नहीं हो रहे, तो स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस नहीं हो सकेंगी। वो कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1 पे कंडीशन है कि केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। इक्वेशन को जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आपकी स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस ठीक नहीं होंगी। दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि ऑल द रिएक्टेंट्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सब को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर आपने रिएक्टेंट्स के फर्ज करें 3 मोल्स यूज किए हैं तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने चाहिए, किसी किस्म का रिएक्टेंट बचना नहीं चाहिए, तब जाके आपकी स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस ठीक होंगी। और तीसरी कंडीशन जो है वो है देयर शुड बी नो साइड रिएक्शन, नो साइड रिएक्शन। अब साइड रिएक्शन से मुराद क्या है? जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ साथ कोई गैर जरूरी प्रोडक्ट जिसको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं वो बन जाता है। अब बाय प्रोडक्ट का बनना जो है वो साइड रिएक्शन कहलाता है। तो स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में आप साइड रिएक्शन को आपने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिनको आपने स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हुए फॉलो करना है। अब ये स्टूडेंट्स, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है वो कौन कौन सी हैं और हम कैसे करेंगे, इसकी तरफ जो है वो बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस ये हमारे पास होंगी नंबर 1 मोल मोल कन्वर्जन, मोल मोल कन्वर्जन या कैलकुलेशन, मोल मोल कन्वर्जन। और नंबर 2 जो है ये हमारे पास होंगी मोल मास कन्वर्जन। अब ये मोल मास कन्वर्जन जो है ये नंबर 2 स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स, तीसरी जो स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन होगी उसको मास मास कन्वर्जन कहेंगे। मास मास कन्वर्जन। अब ये 3 हमारे पास जो है वो स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है अगर हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को यूज करें। डियर स्टूडेंट्स, इन 3 के अलावा हमारे पास और भी स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे गैसेस के साथ साथ। यहां पर सबसे पहले है मोल मोल कन्वर्जन। अब मोल मोल कन्वर्जन का मतलब क्या है कि आपको किसी एक चीज के नंबर ऑफ मोल गिवन होंगे और दूसरी चीज के नंबर ऑफ मोल फाइंड करने होंगे। हमने कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स of one species is given and
moles of other species has to be found। कि एक चीज के नंबर ऑफ मोल आपको दिए होंगे, गिवन होंगे, और उसको यूज करते हुए आपने दूसरी चीज के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, मोल मैस या यहां मोल मैस कन्वर्जन की तरफ आते हैं। मोल मैस कन्वर्जन का मतलब क्या है कि मोल्स ऑफ वन स्पीशीज is given and mass of other species has to be found। और दूसरी चीज का मास आपने फाइंड करना है, एंड वाइस वर्सा। मतलब एक चीज के मोल गिवन है तो आपने मास फाइंड करना है, और वाइस वर्सा का मतलब है कि मास गिवन है तो मोल यानी रिवर्स आपने चले जाना है। और तीसरी चीज है बेटा मास कैलकुलेशन या कन्वर्जन। इसमें क्या होगा कि मास ऑफ वन स्पीशीज इज गिवन एंड मास ऑफ अदर स्पीशीज has to be found। और दूसरे का जो मैस है वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास होगी स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब हमने जब भी इनमें से कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो इन सब के लिए आपने ये वाली जो कंडीशंस मैंने ऊपर लिखी हैं इनको आपने फॉलो करना है। अगर ये कंडीशंस प्रॉपरली फॉलो नहीं होती तो आप कभी भी ये कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ, मोल कन्वर्जन। कि अगर एक चीज के नंबर ऑफ मोल गिवन है तो दूसरी चीज के नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करने हैं। मोल कन्वर्जन या मोल कैलकुलेशन, ये हमारे पास जो है वो पहली कैलकुलेशन है कि अगर आपको एक चीज के नंबर ऑफ मोल गिवन है तो आप दूसरी चीज के नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, let we have a reaction A plus B gives us C। ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट्स A और B ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और C कोई प्रोडक्ट बन रहा है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, 1 mole of A reacts with 1 mole of B to produce 1 mole of C। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है। अब हमसे अगर ये पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि अगर हम A के 1.5 मोल यूज करें तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ C। अब एक चीज के नंबर ऑफ मोल गिवन थे, दूसरी का पूछ लिया, तो इस किस्म की जो कैलकुलेशन होगी जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ वन सब्सटेंस इज गिवन व्हाइल अदर सब्सटेंस हैज टू बी फाउंड, इसको हम क्या कहेंगे, मोल कैलकुलेशन कहेंगे। अब ये स्टूडेंट्स एग्जांपल ले लेते हैं। लेट वी हैव H2 plus O2 and gives us H2O। अगर आपको कंडीशंस याद हो तो हमने कहा था कि इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। तो आप देख लें कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई एक रिएक्शन के लिए, और इसको हम कैसे रीड करेंगे कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन reacts with 1 mole of oxygen to produce 2 moles of water। अब क्वेश्चन ये है
कि what is the number of moles of water produces, कि वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस होंगे when 6 moles of hydrogen reacts with excess of oxygen। ये है क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें क्वेश्चन को समझें। 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको एक चीज के नंबर ऑफ मोल गिवन है, और व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, कि वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। यानी एक चीज के नंबर ऑफ मोल आपको दे दिए और दूसरी चीज के नंबर ऑफ मोल आपसे पूछ लिए, तो कौन सी कैलकुलेशन होगी, मोल मोल कैलकुलेशन। डियर स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। गिवन डेटा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये गिवन है। हाउ मच, 6 मोल्स। दूसरी चीज और कोई भी गिवन नहीं है। ऑक्सीजन के बारे में लिखा हुआ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये स्टूडेंट जब कोई एलिमेंट एक्सेस में आ जाए तो उसकी क्वांटिटी, इसका मतलब है बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसको आपने इग्नोर कर देना है, उसका कोई ताल्लुक जो है वो हमारे क्वेश्चन के सोल्यूशन में नहीं होता। जो चीज हमसे पूछी है टू फाइंड, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ H2O, ये हमसे पूछा हुआ है। डियर स्टूडेंट ये सिंपल मोल कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि ये मोल कन्वर्जन है, ये स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है। इसमें आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन आपने स्टार्ट करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। Yes, look at the balanced chemical equation. How many mole of hydrogen? 2. And how many mole of water? 2. तो हम इस बात को लिखते हैं कि 2 moles of H2 produces H2O is equal to 2 moles। ये बात हमने अपनी तरफ से नहीं लिखी, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आई है कि 2 मोल हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब 2 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो अब हमने 1 मोल से निकालना होता है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस वाटर। तो इसको याद रखिएगा, 1 मोल से निकालने के लिए ये वाली जो आपने रिलेशनशिप, ये वाला जो रिलेशनशिप बनाया है, इसकी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड कर देना है आपने। इसकी राइट हैंड साइड है 2 और लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी है 2, इसका मतलब है 1 आंसर आएगा। तो 1 मोल से ये 1 बन रहा है। अब जो हमसे पूछा है, पूछा कितने से है, 6 मोल से। तो 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस वाटर, दिस इज इक्वल टू जितनी अमाउंट 1 मोल से प्रोड्यूस होगी, 1 इस वक्त 1 प्रोड्यूस हो रही है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने जो आपसे पूछा गया है 6। तो 1 into 6 दिस इज इक्वल टू 6 मोल्स। तो हमारे क्वेश्चन का रिजल्ट क्या होगा कि 6 मोल अगर आप हाइड्रोजन यूज करेंगे तो 6 मोल्स आपके पास वाटर बनेगा। तो ये सोर्स, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन हो गया। तो ये सोर्स आपको एक चीज के मोल गिवन थे, आपने दूसरी चीज के नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लिए हैं। अब इस प्रैक्टिस से रिलेटेड आपके पास आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 1.5 जो आपका प्रैक्टिस वर्क है वो है एग्जांपल नंबर 1.5 और प्रैक्टिस क्वेश्चन है 1.4। एग्जाम्पल नंबर 1.5
और प्रैक्टिस क्वेश्चन कितना है 1.4। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रहे, सिर्फ हम एग्जांपल और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम जो है वो इंशाल्लाह साथ साथ करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, आखिरी बात, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रॉपर वे है। जब आप बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे आपने ऐसे करना है। अब अगर आपको एमसीक्यूज आ जाता है, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम में आता है, चाहे वो ईटा या किसी और एंट्री टेस्ट में आता है, तो फिर आप इस सारे प्रोसेस को इंतहाई शॉर्ट भी कर सकते हैं। और उसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है, उसके लिए आप मेरे चैनल पे शॉर्ट ट्रिक फॉर स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के नाम से एक वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। वहाँ आपको जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो बताए गए हैं कि स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस को अगर आपने विद इन अ सेकेंड करना है फॉर द सोल्यूशन ऑफ एमसीक्यूज तो कैसे करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक और होमवर्क आपके पास है, एग्जाम्पल 1.5 है और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी 1.4 है। ये आपने मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर देना है। नंबर जो है वो आपके सामने दिख रहा हूँ, इस पे आपने मुझे जो है वो ये व्हाट्सएप कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोशिश करनी है कि ये आप लोग जो है वो आज के दिन में ही ये होमवर्क जो है वो मुझे किसी टाइम तक व्हाट्सएप कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।